हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए ब्लड वाले सेशंस को आगे बढ़ाते हैं हम। और अपना आज जो है 31st वीडियो है ब्लड में, और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एंटी कोएगुलेंट्स। तो बेसिकली एंटी कोएगुलेंट्स का मीनिंग देखते हैं। पहले तो देखो, एंटी मीन्स ऑपोजिट और कोएगुलेंट्स मीन्स जो ब्लड को कोएगुलेट करने में हेल्प करते हैं। यानी कि एंटी कोएगुलेंट्स वो सब्सटेंस है जो ऑपोजिट ऑफ कोएगुलेंट्स है, यानी कि ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं, ये ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स है, कब कब कौन सा यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो सब हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक एंटीकोगुलेंट्स यानी कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड के कोगुलेशन को या तो प्रिवेंट करेंगे या इसको पोस्टपोन करेंगे। पोस्टपोन करेंगे मतलब जैसे कि हमने पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना है, तो पेशेंट का जब हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो पेशेंट की बॉडी से है ना सिरिंज के थ्रू हम ब्लड निकालते हैं, और फिर वो ब्लड जब बॉडी से बाहर आएगा तो वो तो क्लॉट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें एंटीकोगुलेंट्स डाल देते हैं ताकि वो ब्लड कुछ टाइम के लिए क्लॉट नहीं हो और हमें जो टेस्ट करने हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। तो कोगुलेशन को पोस्टपोन भी करना और प्रिवेंट करना, ये दोनों काम रहता है एंटी कोगुलेंट्स का। तो जो बेसिक एंटीकोगुलेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे वो है ये 5, जिसमें सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है हेपरिन। हेपरिन में ये जो अपनी बॉडी में जो नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हमारे ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी खुद बनाती है और एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। उसके अलावा काउमेरिन डेरिवेटिव्स हैं जो ओरली यूज़ होते हैं मेडिकल केसेस में, और इनके एग्जांपल्स है वॉरफेरिन और डाइक्यूमेरॉल। उसके बाद हम बात करेंगे EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, ऑक्जिलेट कंपाउंड्स और सिट्रेट्स। तो ये 5 टोटल एंटीकोएगुलेंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हेपरिन की, ठीक है। हेपरिन जो नीट यूजी में सबसे ज़्यादा जो हेपरिन पे क्वेश्चन आता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो क्या है, तो आंसर है उसका सीधा कि एक एंटीकोगुलेंट है, और फिर पूछा जाता है इसका केमिकल नेचर, है ना। तो हेपरिन नाम से ऐसा लगता है जैसे कि एक प्रोटीन है हेपरिन, क्योंकि मैक्सिमम प्रोटीन्स के पीछे आप देखो IN वर्ड यूज़ होता है, तो ये कंफ्यूज करता है कि क्या ये प्रोटीन है। पर ये आपको ध्यान रखना है, हेपरिन एक पॉलीसैकेराइड है। हेपरिन इज अ पॉलीसैकेराइड, और ये नीट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हेपरिन हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो ये एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हो गया। और हमारी बॉडी में बेसिकली हेपरिन रिलीज होता है 2 सेल्स से, मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स। आपने मास्ट सेल के बारे में पढ़ा होगा। मास्ट सेल बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का सेल है। मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। और बेसोफिल्स तो आपको पता ही है, बेसोफिल्स एक टाइप का WBC है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरह का WBC हो गया। अब जब हमने बेसोफिल्स की स्टडी की थी, अगर आपको याद हो, तो WBC में बेसोफिल पे एक पूरा ही वीडियो अलग से बनाया था, हमने अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने कहा था बेसोफिल के फंक्शन ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे मास्ट सेल के फंक्शन रहते हैं, तो मास्ट सेल बेसोफिल्स के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो हेपरिन इन दोनों के द्वारा रिलीज किया जाता है। और मास्ट सेल देखो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट रहता है मोस्टली, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मास्ट सेल आपको देखने को मिलेंगे कहीं, तो वो लीवर और लंग्स में देखने को मिलेंगे। लीवर और लंग्स में सबसे ज़्यादा मास्ट सेल देखने को मिलता है, इसलिए हेपरिन सबसे ज़्यादा लीवर और लंग्स में ही बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये एक प्रोटीन नहीं, ये एक पॉलीसैकेराइड है, और ये नीट में क्वेश्चन बार बार आता है ना। तो ये आप याद रखें, एक पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है हेपरिन। हेपरिन की खास बात ये है कि ये इन विवो और इन विट्रो दोनों यूज़ होता है। मैं इन वर्ड्स का मीनिंग बता देता हूँ आपको। देखो, इन विवो का मतलब होता है इनसाइड बॉडी, यानी जो ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं, तो हेपरिन डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और इन विट्रो का मतलब होता है इनसाइड द लैब, तो जो लैब में हम लोग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वहाँ पर भी हेपरिन को यूज़ किया जा सकता है। तो बॉडी में भी यूज़ होता है और लेबोरेटरी में भी इसके यूज़ होते हैं। तो भाई यूजेस क्या है वो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ना है हेपरिन के बारे में, तो वो हमें पढ़ना है कि हेपरिन ऐसा क्या करता है कि ब्लड क्लॉट होने नहीं देता, यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटीकोगुलेंट का। तो देखो, हेपरिन 3 लेवल पे काम करेगा ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए। सबसे पहले ये थ्रोम्बिन के एक्शन को सप्रेस करता है। थ्रोम्बिन आपने पढ़ा होगा। थ्रोम्बिन बेसिकली क्या करता है, जब हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा तो हमने उसमें कहा था कि थ्रोम्बिन बेसिकली फिब्रिनोजन, जो कि एक सल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। कौन? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन ये कन्वर्जन करवाता है। तो अगर हम थ्रोम्बिन के एक्शन को ही सप्रेस कर देंगे तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और फिब्रिन ही तो वो थ्रेड्स थे जो
मैश वर्क बना रहते हैं, तो इस मैश वर्क का ही फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले थ्रोम्बिन के एक्शन को सप्रेस करता है। उसके अलावा ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है उनको सप्रेस कर देता है, यानी उनको इनएक्टिवेट कर देता है। फैक्टर 9th 10th 11th एंड 12th, पूरा सीक्वेंस में आपको आराम से याद हो जाएगा। 9th 10th 11th और 12th, इन चारों फैक्टर्स को इनएक्टिवेट करने का काम हेपरिन का। और इसके बाद तीसरा जो इसका काम है वो है एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना। तो बेसिकली देखो, ये एंटी थ्रोम्बिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि थ्रोम्बिन का एंटी है, यानी थ्रोम्बिन का ऑपोजिट है। तो जो थ्रोम्बिन प्रेजेंट है ब्लड में, प्लाज्मा में, उस थ्रोम्बिन को ही हटा देता है वहाँ से। तो जब थ्रोम्बिन अवेलेबल नहीं होगा तो फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। जैसे समझो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बना रहा है, लेकिन एंटी थ्रोम्बिन उसी थ्रोम्बिन को हटा देता है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो। तो ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड का एक्टिवेशन किसकी वजह से होता है? हेपरिन की वजह से। तो ये 3 तरीके से ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। एक तो थ्रोम्बिन के एक्शन को कम करता है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करता है, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स 9th 10th 11th और 12th को ये इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अब अगर हेपरिन के यूजेस देखें कहाँ पे होते हैं, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी करते हैं तो उस सर्जरी के वक्त हम चाहेंगे कि ब्लड क्लॉट ना हो। अब जैसे समझो हम ऑपरेट करना शुरू करें, हमने कट लगाया, इंसिजन दिया, तो वहाँ से ऐसी ब्लीडिंग होगी, ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा। तो वो ब्लड क्लॉट नहीं हो सर्जरी के वक्त, इसके लिए हेपरिन यूज़ किया जाता है। इसका सेकंड यूज़ होता है हीमोडायलिसिस। आप सबको पता है कि जिन पेशेंट्स का रिनल फेलियर रहता है, यानी किडनी फेल रहती है, तो बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स को बाहर नहीं निकाल पाती, इसलिए हीमोडायलिसिस किया जाता है, जिसमें से ब्लड को जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है और एक हीमोडायलाइजर से पास किया जाता है। ये हीमोडायलाइजर इस ब्लड में से जितना नाइट्रोजनस वेस्ट है वो निकाल लेता है और बाद में उस ब्लड को वापस हम बॉडी में डाल देते हैं। अब आप समझे, अगर मैं जैसे ही ये ब्लड बॉडी से बाहर आएगा, ये तो यहाँ पे क्लॉट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो है पहले ही इसमें हेपरिन जो है डाल दिया जाता है ताकि ये ब्लड क्लॉट नहीं हो और इजीली फ्लो होकर वापस बॉडी में एंटर कर जाए। तो इस तरह से हेपरिन का एक मेन यूज़ हीमोडायलिसिस के वक्त रहता है। और ट्रांसफ्यूजन जब हम करते हैं, है ना, पेशेंट को ब्लड चढ़ाते हैं, तो जब ब्लड को हमें प्रिजर्व करना होता है तब भी हेपरिन का यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गए यूजेस इस केसेस में। अब हम बात करते हैं इसके लेबोरेटरी यूज़। तो लेबोरेटरी यूज़ में वही है, जब हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो आप, तो है ना, तो इस तरह से आपकी बॉडी से ब्लड निकाला जाता है यहाँ, तो ये ब्लड जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा ये तो क्लॉट हो जाएगा। तो ये क्लॉटिंग नहीं हो इसलिए इसमें जो है हेपरिन डाला जाता है ताकि ये ब्लड क्लॉट नहीं हो। बट द प्रॉब्लम है इसकी हेपरिन बहुत कॉस्टली रहता है, एक्चुअल में एक बहुत ही एक्सपेंसिव एंटी कोएगुलेंट है, इसलिए आजकल लैब्स में हेपरिन इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक दूसरे एंटीकोगुलेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, इसलिए हेपरिन का इन केसेस में, मतलब ये जो केस है ब्लड सैंपल कलेक्शन में, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और ये जो हेपरिन जो है 8 से 12 घंटे तक इफेक्टिव रहता है इस तरह की वायल्स में, यानी हमें जो भी टेस्ट करने हैं कोई पर्टिकुलर, वो आप इन्हीं 8 से 12 घंटे में किया जाता है। उसके बाद हेपरिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो ये थे हेपरिन के यूजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं काउमेरिन डेरिवेटिव्स। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो काउमेरिन डेरिवेटिव्स, काउमेरिन बेसिकली एक केमिकल है और इनके इस काउमेरिन से कुछ मॉलिक्यूल्स हमने डिराइव किए हैं जिनको हम लोग एंटीकोगुलेंट्स की तरह यूज़ करते हैं। और इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उसमें है वॉरफेरिन और डाइक्यूमेरॉल। ये 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, वॉरफेरिन और डाइक्यूमेरॉल। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं। काम कैसे करते हैं ये विटामिन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग वाला चैप्टर पढ़ा आपने, ब्लड क्लॉटिंग हमने वीडियोस देखो आप, हम 3 वीडियो बनाए थे टोटल, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से विटामिन के का रोल रहता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो काउमेरिन डेरिवेटिव्स क्या करते हैं, इस विटामिन के एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो जब विटामिन के एक्शन को ही इनहिबिट कर दिया गया तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो मुझे आप आकर कमेंट सेक्शन में आंसर दें कि विटामिन के का ब्लड क्लॉटिंग में क्या रोल है एग्जैक्ट, है ना। तो वो मुझे एग्जैक्ट आंसर आकर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और काउमेरिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ओरल एंटीकोगुलेंट्स है। ओरल एंटीकोगुलेंट्स मतलब जो जिनको टैबलेट की फॉर्म में हम पेशेंट्स को देते हैं। कौन से पेशेंट्स को देते हैं? बेसिकली हम ये जिनकी बॉडी में इस तरह से थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब जो इंटरनल ब्लड क्लॉटिंग रहती है, इंट्रावस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। तो थ्रोम्बोसिस क्या होती है, एम्बोलस क्या होता है, उनके क्या क्या नुकसान है, वो सब पे भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप वो वीडियो भी देखें हमारा थ्रोम्बोसिस वाला, आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे आप ये केसेस देखें यहाँ पे ना, ये हो गया अपना हार्ट का केस है ना। हार्ट में जो आर्टरी है, उस आर्टरी में इस तरह से ये
ये एथेरोमेटस प्लाक बन गया यहाँ पर, जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पर ये ब्लड क्लॉटिंग हो गई यहाँ पे। अब ऐसे केसेस में इस तरह के क्लॉट्स, जैसे अब इस तरह के कोई केस हो गया है ना, इसको ऑपरेट कर दिया, सब ठीक हो गया, तो उस पेशेंट को इस तरह से ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे रख देते हैं ताकि इस तरह के क्लॉट और भविष्य में नहीं बने। जैसे इसी तरह से आप सेरेब्रल, ये जो ब्रेन में होता है, ब्रेन में भी इस तरह के क्लॉट का फॉर्मेशन हो सकता है, तो उसको भी अवॉइड करने के लिए इस तरह के एंटीकोगुलेंट्स यूज़ करते हैं। मैं इन पिक्चर्स पे अभी और आऊँगा थोड़ी देर में, तब मैं आपको और डिटेल में इन पिक्चर्स को समझाऊंगा। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, स्ट्रोक को और थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने में काम में आते हैं काउमेरिन डेरिवेटिव्स। देखो हम लोगों ने ये सब चीज़ें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस, जो थ्रोम्बोसिस वाला वीडियो है ना उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ये सेम पिक्चर्स है, पिक्चर्स मैंने वहीं से लिए, उसी वीडियो में यूज़ की थी हमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है, तो वहाँ आप ज़रूर देखें, आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं सिर्फ एक बार शॉर्ट में बताऊँ, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है इंट्रावेस्कुलर ब्लड क्लॉटिंग, यानी अगर हमारी बॉडी की वेसल्स में ही ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। अगर इस तरह का ब्लड क्लॉट हमारे हार्ट की आर्टरी में हो गया तो उसकी वजह से होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, है ना, जिसको आप कॉमनली हार्ट अटैक कहते हो, MI, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो बेसिकली यही मायोकार्डियल इन्फेक्शन या MI कहते हैं इसको। अब आप खुद सोचें, जो आर्टरी हार्ट को ब्लड दे रही थी, उस आर्टरी में अगर क्लॉट बन गया है तो जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो ब्लड सप्लाई तो रुक गई, तो हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाता, उसी को आप हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हो। और स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली ब्रेन की किसी आर्टरी में या ब्लड वेसल में इस तरह से क्लॉट हो गया तो ब्रेन का वो वाला पार्ट में आपको जो है ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उस पार्ट से होने वाले जो आपके बॉडी के फंक्शन है वो अटक जाते हैं, उसको आप स्ट्रोक कहते हो बेसिकली। तो इन सब चीज़ों को रोकने का काम करता है काउमेरिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। आप ये सब चीज़ें उस वीडियो में पढ़ लें, देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये था दूसरा काउमेरिन डेरिवेटिव्स। अब हम बात करते हैं EDTA। EDTA आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो चिलेटिंग एजेंट्स। उन चिलेटिंग एजेंट्स का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है EDTA, और EDTA का मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड या इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिडेट। आपने इस तरह की वाइल्स देखी होगी लेबोरेटरीज के अंदर। आप नोटिस करना, जब भी आप अपना ब्लड का सैंपल देने जाते हो ना, कई बार आपने ब्लड टेस्ट करवाया होगा, तो ब्लड जो आपकी बॉडी से निकाला जाता है वो निकाल कर इसी तरह के वाइल्स में रखा जाता है, यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर देते हैं इसको। अब इन वाइल्स में किस तरह का एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है, इन वाइल्स पे मेंशन्ड रहता है। जैसे अब यहाँ देखो यार, ये EDTA ट्यूब बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि इसमें EDTA को यूज़ किया गया है एज एन एंटीकोगुलेंट, क्योंकि जो ब्लड हम लोगों ने पेशेंट की बॉडी से निकाला है एज ए सैंपल, उसको अगर मैं इसमें डालूंगा और उसमें अगर मैं एंटीकोगुलेंट नहीं डालूंगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे K जो लिखा है ना टेस्ट ट्यूब पे, देखो आप K3 EDTA, इस वाइल पे लिखा है K3 मतलब पोटेशियम, तो ये EDTA का एक फॉर्म है ना, K3 EDTA बोलते हैं इसको। इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट एक चिलेटिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है। क्यों? क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ये चिलेटिंग एजेंट्स का एक प्रॉपर्टी रहता है कि ये मेटल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब EDTA आपके ब्लड में जाएगा तो आपके ब्लड में प्रेजेंट जो कैल्शियम है, उस कैल्शियम को ये चिलेट कर लेगा, और कैल्शियम अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अपने ब्लड में कैल्शियम नहीं रहेगा, और कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता। आप देखें यहाँ पर इस वायल में हमने पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया और ब्लड इस वायल में डाल दिया, और इसमें EDTA पहले से था, तो इस ब्लड में जितना भी कैल्शियम है वो सारा का सारा कैल्शियम तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, EDTA चिलेट कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, है ना। आप ब्लड क्लॉटिंग वाला वीडियो देखो, उसमें देखो आप करीब करीब हर स्टेप पे हम कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग। EDTA इन विवो भी यूज़ होता है और इन विट्रो भी यूज़ होता है, यानी बॉडी में भी और लेबोरेटरी में भी। EDTA का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है लेड पॉइजनिंग में। अब जैसे किसी पेशेंट को लेड का पॉइजनिंग हो गया, अब लेड एक हैवी मेटल है, और इसकी पॉइजनिंग की वजह से लेड आपके ब्लड में एंटर कर चुका है, तो क्या होता है, उस पेशेंट को इमीडिएटली एक इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। इंट्रावेनस इंजेक्शन मतलब इनसाइड दी वेन्स, जो हमारी बॉडी की वेन्स हैं, उन वेन्स में इंजेक्ट कर देते हैं हम EDTA। अब EDTA आपके ब्लड में जाएगा और जितना भी लेड है उस लेड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे लेड पॉइजनिंग से आप बच जाओगे। और लेबोरेटरी में काफ़ी यूज़ होता है EDTA, है ना, एंटीकोगुलेंट की फॉर्म में। इसका मेन रोल लेबोरेटरी में ही रहता है।
चलिए और आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्जेलेट कंपाउंड्स की। सेम आप इस तरह की और वायल्स दिखाता हूँ मैं आपको। इन वायल्स पे देखो क्या लिखा है, पोटेशियम ऑक्जेलेट। ये देखो आप, पोटेशियम ऑक्जेलेट। तो वायल पे मेंशन रहता है कि कौन सी वाला एंटीकोगुलेंट इसमें यूज है। इनका इनफैक्ट क्लासिफिकेशन इसी बेस पे रहता है। तो कौन कौन से ऑक्जेलेट कंपाउंड्स हम यूज करते हैं और क्या रोल रहता है वो देखते हैं एक बार। ऑक्जेलेट कंपाउंड्स बेसिकली क्या होता है, ब्लड में से जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बना देते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो जब कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट हो गया तो ब्लड में कैल्शियम बचा नहीं है, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो सकता। जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं अमोनियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट का 3:2 का रेशियो। जो मतलब ऑक्जेलेट कंपाउंड्स का रेशियो यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ये है, 3:2 की रेशियो में अमोनियम ऑक्जेलेट और पोटेशियम ऑक्जेलेट। और इसका ये है कि ये केवल और केवल इन विट्रो यूज़ रहता है ना, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक रहता है, तो बॉडी में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिट्रेट्स। और सिट्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है। सिट्रेट्स बेसिकली इनका भी सोडियम सिट्रेट, अमोनियम सिट्रेट और पोटेशियम सिट्रेट की फॉर्म में यूज़ होते हैं। और ये भी इसी तरह से काम करते हैं कि ये भी कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम सिट्रेट बना देते हैं और कैल्शियम कम हो जाता है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। यानी सिट्रेट, ऑक्जेलेट, EDTA इन तीनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहता है कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका भी केवल इन विट्रो यूज़ है। लेकिन सिट्रेट इंपॉर्टेंट है। सिट्रेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप लोग ब्लड डोनेट करने जाते हो तो वो जो डोनेटेड ब्लड है अब आपकी बॉडी से बाहर आ गया तो वो तो क्लॉट हो जाएगा। इसलिए जिन बैग्स में इनको रखा जाता है उन बैग्स में सिट्रेट्स होते हैं जो इस ब्लड को क्लॉट होने नहीं देते, है ना। ब्लड डोनेट करते हो तो आप एक देखो इस तरह का बैग रहता है, इसमें आपका ब्लड पहुंचता है फिर, तो यहाँ पर सिट्रेट यूज़ करते हैं ताकि ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर सके। अब सिट्रेट जिस फॉर्म में यूज़ होता है वो दो तरह के रहते हैं। एक तो होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ACD, जिसमें बेसिकली ये रहता है कि 1 पार्ट ACD और 4 पार्ट्स ऑफ ब्लड रहता है। ये रेशियो बता रहा हूँ मैं आपको। और CPD, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, जिसमें 1 पार्ट CPD और 4 पार्ट ब्लड, यानी कि रेशियो सेम ही है दोनों के लिए, 1:4 का। तो ये सिट्रेट्स का यहाँ पर ब्लड बैंक में मेन यूज़ रहता है। तो अगर बेसिकली मैं इन सबको समराइज करना चाहूँ, देखो इन 5 अगर जो मोस्टली एंटीकोगुलेंट्स हैं इनको अगर मैं समराइज करना चाहूँ एक साथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे हेपरिन की। तो ये तो हमारी बॉडी में खुद बेसोफिल्स और मास्ट सेल बनाते हैं। काम कैसे करता है ये, तो काम में इसका बेसिकली हमने 3 तरह के मैकेनिज्म देखे थे, है ना। ये कुछ 9th, 10th, 11th और 12th जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनको इनएक्टिवेट करता है। एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को इनएक्टिवेट करता है और थ्रोम्बिन एक्टिविटी को सप्रेस करता है। और इसके यूजेस हमने जो 3 मेन यूजेस थे वो देखे। फिर हमने बात की थी काउमेरिन डेरिवेटिव्स की। सबसे ज़्यादा ओरल एंटीकोगुलेंट्स की फॉर्म में इन्हीं को यूज़ किया जाता है, वारफेरिन और डाइक्यूमेरॉल। और ये बेसिकली किस तरह से काम करते हैं, तो ये इनहिबिट करते हैं विटामिन K को, और विटामिन K आपको पता है कोगुलेशन में रोल प्ले करता है। फिर EDTA और ऑक्जेलेट कंपाउंड्स को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर। ब्लड सैंपल कलेक्ट किया तो कलेक्ट करने के बाद उसको EDTA और ऑक्जेलेट कंपाउंड्स की वायल में रखा जाता है। और फिर लास्ट था सिट्रेट। सिट्रेट हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जब ब्लड डोनेशन करते हैं हम, तो उस डोनेटेड ब्लड की कोगुलेशन नहीं हो इसके लिए हम सिट्रेट्स यूज़ करते हैं। EDTA, ऑक्जेलेट और सिट्रेट्स, इन तीनों में कॉमन क्या है कि तीनों की तीनों कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड में, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो कोगुलेट नहीं हो पाता। तो ये 5 मेन एंटीकोगुलेंट्स जो हमें याद रखने हैं। चलिए अब हम जब एंटीकोगुलेंट्स की बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपको थोड़ी बताना चाहता हूँ। दूसरे बात करते हैं, दूसरे एंटीकोगुलेंट्स की बात करते हैं। हालांकि हम इनको लेबोरेटरी वगैरह में इतना यूज़ नहीं करते, बट फिर भी कुछ जो क्वेश्चंस हैं उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक जो वाइपर स्नेक के बारे में आपने सुना होगा। ये वाइपर स्नेक एक तरह का प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है C टाइप लेक्टिन। ये भी एक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेंट है। उसके अलावा आपने सुना होगा हिरुडिन। हिरुडिन बेसिकली एक एंटीकोगुलेंट का नाम है। जैसे हमारी बॉडी हेपरिन बनाती है, वैसे ही लीच की बॉडी एक एंटीकोगुलेंट बनाती है जिसका नाम है हिरुडिन। इसको हिरुडिन इसीलिए कहा गया क्योंकि लीच का जो जूलॉजिकल नेम है वो है हिरुडिनेरिया मेलिनेंसिस। तो ये जो हिरुडिनेरिया मेलिनेंसिस है यही हिरुडिन का फॉर्मेशन करती है। ये बेसिकली आपने देखा होगा ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं इसको। ये लीच जब आपके स्किन पे आती है, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आती है, तो ये आपकी बॉडी से खून चूसती है। तो ये हिरुडिन यूज़ करती है ताकि जो वो ब्लड सकिंग कर रही है उस वक्त ब्लड क्लॉट नहीं हो। तो इसलिए इनमें एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं ब्लड थिनर्स की। देखो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। मैंने इसको इसलिए शामिल किया
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है, तो मैं आज ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। आपने बहुत से केसेस में देखा होगा आपके घर में कुछ बुजुर्ग लोगों में कि वो एस्प्रिन की टैबलेट्स लेते हैं, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल की, और हो सकता है आपने नोट नहीं किया हो, तो अगर आपके घर में कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, किसी को अगर हार्ट का प्रॉब्लम है या कभी किसी को पहले स्ट्रोक का प्रॉब्लम हुआ है, तो आप उनकी मेडिसिन देखो आप एक बार अच्छे से, उसमें आपको हो सकता है ये मेडिसिन दिखे, क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन। तो बहुत से लोग जो है ना, इस क्लोपिडोग्रिल और एस्प्रिन को कॉमन भाषा में ब्लड थिनर्स कहा जाता है, या फिर आपने सुना होगा कि खून पतला करने की दवाई। तो ये खून पतला करने की दवाई का बेसिकली मतलब क्या है और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात करें, अगर एस्प्रिन की बात करें पहले, तो देखो एस्प्रिन की अगर हम बात करें तो एस्प्रिन आपने पढ़ा होगा कि एस्प्रिन एक पेन किलर है। एस्प्रिन एक पेन किलर है ना, आपने सुना होगा इस बारे में एस्प्रिन। जैसे अब हालांकि एस्प्रिन इतना नहीं यूज़ होता है एज ए पेन किलर बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल साइड इफेक्ट्स, बट पहले एस्प्रिन काफ़ी यूज़ होता था एक पेन किलर की फॉर्म में। आपने डिस्प्रिन नाम सुना होगा, तो जो डिस्प्रिन रहता है वो बेसिकली उसका जो है मार्केट का नेम था, और जो सॉल्ट उसमें रहता था वो एस्प्रिन ही था। लेकिन एस्प्रिन अगर आप हाई डोज में लोगे तो वो पेन किलर का काम करती है। एस्प्रिन हाई डोज में पेन किलर का काम करती है। यही एस्प्रिन को अगर आप लो डोज में लोगे तो ये एस्प्रिन बेसिकली एक एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसका नाम है साइक्लोऑक्सीजनेज। एंजाइम का नाम क्या है? साइक्लोऑक्सीजनेज। प्लेटिलेट द्वारा रिलीज होता है ये। प्लेटिलेट साइक्लोऑक्सीजनेज को ये इनहिबिट करती है। अब साइक्लोऑक्सीजनेज क्या करता था? साइक्लोऑक्सीजनेज बनाता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अगर आपने मेरे प्लेटिलेट वाले वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो हमने वहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 की बात की थी। थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटिलेट एग्रीगेशन में हेल्प करता है। आप एक बार प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन को एक बार वापस अच्छे से पढ़ो, ब्लड क्लॉटिंग को अच्छे से पढ़ो, मेरे वो वीडियोस देखो, अवेलेबल हैं। उसमें हमने बात की थी कि थ्रोम्बोक्सिन A2 किस तरह से प्लेटिलेट के एग्रीगेशन में रोल प्ले करता है, और ये जब प्लेटिलेट एग्रीगेशन होता है तब जाकर होती है क्लॉटिंग। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है एस्प्रिन लो डोज में। साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिट होगा तो थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो प्लेटिलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा, प्लेटिलेट का एग्रीगेशन नहीं होता तो क्लॉटिंग नहीं होता। और एक और मॉलिक्यूल है क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल बेसिकली जो एडिनोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसको इनहिबिट कर देता है ये। अगर आप वापस से वो प्लेटिलेट एक्टिवेशन वाला वीडियो देखो, उसमें हमने कहा था कि ADP जो रहता है, ADP प्लेटिलेट एक्टिवेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एडिनोसिन रिसेप्टर्स को अगर हम इनहिबिट कर देंगे तो प्लेटिलेट एक्टिवेशन भी इनहिबिट हो जाएगा। प्लेटिलेट एक्टिवेशन नहीं होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो बेसिकली एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल आजकल सबसे ज़्यादा यूज्ड मेडिसिन हैं। ठीक है, आप देखें जिन लोगों को पहले कभी हार्ट अटैक आ रखा है, ठीक है, या फिर जिन लोगों को पहले कभी पैरालिसिस का अटैक आ चुका है या स्ट्रोक का अटैक आ चुका है, या फिर जिन लोगों में थ्रोम्बोसिस के जो है टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, उनमें इंटरनल ब्लड क्लॉट्स ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को जो है हमेशा एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल पे रखा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों दी जाए, कुछ लोगों को केवल एस्प्रिन दिया जाता है, कुछ लोगों को कंबाइन करके दिया जाता है, डिपेंड करता है। तो इनको कहा जाता है ब्लड थिनर्स, खून पतला करने की दवा। ये सिर्फ कहने के लिए, बाकी इनका मेन काम ये रहता है। और सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ हो रहा है मेडिकल फील्ड में तो ये दोनों ही यूज़ होते हैं, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। तो ये थे सारे के सारे और ओरल एंटीकोगुलेंट्स और उससे एसोसिएटेड चीज़ें जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस की। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।